ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाई क्लैट। क्लैट क्यों करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी लेस कंपटीशन, कंपटीशन नहीं है। सेकंड, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। मतलब एक नॉर्मल कॉलेज से, अगर आप एक स्टेट कॉलेज से लॉ कर रहे हो, एक स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हो, वहां पे आपको जो बेसिक एक्ट्स है वो पढ़ा दिए जाएंगे कि ये लो भाई आईपीसी है, ये लो सीपीसी है, बेसिक बेसिक जो कानून है वो पढ़ा दिए जाएंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ाया गया था, पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाना इज ओनली 20%। उसके अलावा 80% क्या होता है, आप जो जो सीखते हो अपने प्रोफेशन वाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंडिया की बेस्ट इंटर्नशिप्स मिलती हैं। जो जो आप नाम सोच सकते हो ना अभी कि यार ये लीगल प्रोफेशन में टॉप के लोग हैं, उनके साथ आपकी इंटर्नशिप इतनी आसानी से लगेगी। एंड इफ यू आर फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, कोई छोटे कॉलेज से हो, तो फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। दिस इज अ वेरी डार्क ट्रूथ, बट दिस इज द ट्रूथ कि फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि वो एनएलयू से है, तुरंत आपको अपनी फर्म में बुलाते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता जाऊंगा कि फर्म क्या होती है, किस तरीके से कॉर्पोरेट लॉ काम करता है, आगे डिस्कस करेंगे। तो तीसरी चीज क्या है? बेस्ट क्राउड। बेस्ट क्राउड मतलब जब इंडिया के टॉप बच्चे सिलेक्ट होके किसी जगह पे बैठते हैं, ठीक है, तो भले प्रोफेसर इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्राउड इतना अच्छा होता है कि वो उनको आगे ले जाता है। आपके दोस्त इतने अच्छे रहेंगे, आपका रूममेट इतना अच्छा रहेगा कि वो कोई नेशनल कंपटीशन निकाल रहा होगा, वो कोई इंटरनेशनल कंपटीशन निकाल रहा होगा, कोई लंदन जा रहा होगा, कोई कोई यूएस जा रहा होगा। सो दीज थिंग्स विल ग्रूम योर करियर इन सच अ वे दैट यू विल सिट एट अ हाइट। आप इतना आगे निकल जाओगे सिर्फ देखते ही देखते कि आप थोड़ी सी कम भी पढ़ाई करोगे ना, फिर भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। सो दिस वाज द रीजन कि मैं कह रहा था आपको क्लैट क्यों करना चाहिए। कम कंपटीशन है, बेहद अपॉर्चुनिटीज है, और सबसे अच्छा क्राउड आपको देखने को मिलता है। जो टॉप की देखिए 3,000 सीट है, लेकिन जो जनरल के लिए सीट्स है वो इनमें से करीब 50% है। 1,500 सीट करीब अपने जनरल की है, 1,500 रिजर्व है। ठीक है, जो 3,000 बच्चे हैं, दीज आर द बेस्ट क्राउड ऑफ इंडिया। दीज आर द बेस्ट पीपल हु विल बी एट द हेल्म, एट द टॉप ऑफ लीगल प्रोफेशन, जब आप उस चीज में काम करने जाओगे। इसलिए आपको क्लैट करना चाहिए। और करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी होती हैं क्लैट करने के बाद। सबसे पहला करियर अपॉर्चुनिटी, अगर आप वकालत पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी? लॉयर बन जाते हैं यार, वकालत कर लेते हैं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जनरली जाते हैं लोग लॉयर बनने। लेकिन एनएलयू से लॉयर बनने का रेट बहुत कम है। एनएलयू से लॉयर बनने का रेट बहुत कम है। द सिंपल रीजन इज, लॉयर्स में शुरुआत में थोड़ी सी पैसे कम रहते हैं, लेकिन एनएलयूज में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा रहती हैं कि वो प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, वो अलग अलग चीजों में भी काम कर सकते हैं, कि वो किसी शुरुआत में जिसमें कम पैसा मिलता है उसमें जाना नहीं चाहते। सो लॉयर उनका पहला हो गया। ठीक है, सेकंड इज जजशिप। जजशिप में आपको बताऊं, इतना अच्छा रिकॉर्ड रहता है। अगर आप एनएलयू लखनऊ का ही देखोगे, तो 600 में से करीब 150 बच्चे सिर्फ एक कॉलेज से जज बने थे। ये सोचिए, सिर्फ एनएलयू लखनऊ से यूपी पीसीएस में जो पिछली बार हुआ था, 600 में से 150 बच्चे एनएलयू लखनऊ के जज बने थे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और इतना अच्छा सर्कल होता है आपका। हम लोग के कॉलेज में एक गली थी, मतलब एक कॉरिडोर है जिसका नाम है जस्टिस कॉरिडोर। जस्टिस कॉरिडोर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि उस कॉरिडोर में जो बच्चा रहता था, हर एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था यूपी पीसीएस में। कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं कितने कितने अच्छे क्राउड के साथ आप रहते हैं। आप जाएंगे अगर एनएलयू लखनऊ में, तो एक बड़ा सा वो लगा है, मतलब बच्चों ने खुद अपने हाथ से लिखा है, पेंट किया उसको, जस्टिस गली। सो यू विल लिव एट सच अ प्लेस जहां पे आपके पास एल्यूमनाई बेस बहुत अच्छा होगा। इंटर्नशिप्स, यू विल गेट द बेस्ट इंटर्नशिप्स ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड। इवन आपको बाहर की भी इंटर्नशिप्स अच्छी मिलेंगी। आप जजशिप की तैयारी करोगे तो आपके पास क्राउड अच्छा रहेगा, आपके पास दोस्त अच्छे रहेंगे, आपके पास प्रोफेसर्स। हम लोग जो प्रोफेसर्स, मैं जो क्रिमिनल लॉ में पढ़ता हूँ, मेरी क्रिमिनल लॉ जो है उसमें जो प्रोफेसर है उन्हीं की बुक चलती है। इंडिया में बहुत बड़े प्रोफेसर, इंडिया के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनसे ही हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते थे और उनकी ही बुक चलती थी। तो जो बंदे ने बुक लिखा है, सोचिए आपको आगे पढ़ाएगा तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है लॉयर एंड जजेस। सेकंड इज कॉर्पोरेट फर्म्स, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस थिंग विच पीपल एस्पायर फॉर, कॉर्पोरेट फर्म्स। जैसे कहते हैं लॉ फर्म। लॉ फर्म इसलिए फेमस है, सिंपल, कोई भी चीज इसलिए फेमस होती है क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा होता है।
अगर आप अच्छी लॉ फर्म में जाते हो तो मिनिमम आपका 80 से 90 हजार रुपए स्टार्टिंग लेवल पे होता है, और 2-3 साल में 2-3 लाख रुपए महीना होता है, और फिर इतना होता है कि आप उसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, जब आप पार्टनर लॉ फर्म में पार्टनर्स बन जाते हो तो फिर बेनते, इवन जब पार्टनर बनने से पहले जब आप लॉ फर्म में शुरुआत करते हो, जब एज अ फ्रेशर, जैसे ही आप 5th ईयर करके निकले, और कुछ लोग तो 5th ईयर के पहले ही उनका पीपीओ लग जाता है। पीपीओ का मतलब है 5th ईयर उन्होंने किया नहीं, उससे पहले उनकी नौकरी लग गई। प्री प्लेसमेंट ऑफर 4th ईयर में लग जाती है, कुछ लोगों की 3rd ईयर में लगती है, कुछ की 5th ईयर के बाद लगती है। वहां पे आपकी जो तनख्वाह होती है वो 80 हजार से 1 लाख 1.5 लाख ऐसे वेरी करती है शुरुआत में। अभी अगर आप बार एंड बेंच जानते हो, बार एंड बेंच जो है वो लॉ की बहुत फेमस वेबसाइट है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया है, तो लॉ में आप जाओगे तो बार एंड बेंच है। बार एंड बेंच पे जाके आरएमएल एनजीओ का आप देखना प्लेसमेंट रिकॉर्ड, वहां पे दिखाएगा कि 10 लाख रुपए पर एनम है। जो 10 लाख रुपए पर एनम है वो किस चीज का मेजरली है, वो कॉर्पोरेट फर्म्स का ही है। जो बच्चों को पैसा मिलता है 1-1.5 लाख रुपए महीना, आप आपको क्या करना है कॉर्पोरेट फर्म्स में आने के लिए? द ओनली रिक्वायर्ड कंडीशन इज यू हैव टू कम टू एनएलयू एंड यू हैव टू डू गुड इंटर्नशिप्स। देयर इज नो थर्ड क्राइटेरिया। अगर आपको एनएलयू मिल गया, नेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप आ गए, और अगर आपने अच्छी इंटर्नशिप्स की हैं, तो आप बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट फर्म में नौकरी करोगे। 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी आपको बैठे बैठाई मिलेगी, बिना बाद में कोई हसल किए कि आपको फिर बाद में कोई एग्जाम निकालना है, कुछ नहीं, बस ये क्लैट यूजी निकालना है, 5 साल पढ़ाई करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है अच्छी, एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ जॉब्स, द बेस्ट ऑफ लॉ फर्म्स। तो हमारा सेकंड हो गया कॉर्पोरेट फर्म्स। थर्ड है लॉ ऑफिसर एट पीएसयूज। पीएसयू का मतलब होता है, जैसे ओएनजीसी गवर्नमेंट की कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो भारत सरकार की जितनी भी कंपनी है ये सारी, भारत सरकार की जो ये सब कंपनी है, उसमें कुछ लीगल ऑफिसर्स वो लोग रिक्रूट करते हैं, कुछ लीगल ऑफिसर्स वो लोग मंगाते हैं कि हाँ हमारे पास लीगल ऑफिसर होने चाहिए। उनका सिलेक्शन डायरेक्ट क्लैट पीजी से होता है। हम यूजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लैट की बात कर रहे हैं, कि जब क्लैट में आपका एडमिशन होगा, क्लैट यूजी दिया आपने, फिर क्लैट पीजी में बैठ जाइए। अगर आपका क्लैट पीजी में अच्छा स्कोर है, अच्छी रैंक है, तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है ओएनजीसी में। अभी मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, अभी कुछ दिन पहले अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई है। तो ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, इन सब में डायरेक्ट होता है कि आप वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि अगर आप क्लैट पीजी में अच्छा स्कोर है तो आ जाइए, वरना मत आइए। क्लैट इज सच अ गुड एग्जाम विद सच गुड अपॉर्चुनिटीज। और फोर्थ है पार्लियामेंट्री पॉलिसी मेकर। इफ टू फ्रेम द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, आप चाहते हो कि आपकी बनाई हुई पॉलिसी भारत में चले। पॉलिसी मतलब जैसे बहुत सारे कानून होते हैं ना, कि यार इंसान को कितने बच्चे होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार एक ही होने चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भारत सरकार की पॉलिसी होती है। भारत सरकार की पॉलिसी चाइना के साथ क्या होगी, चाइना के साथ किस तरीके के रिलेशन मेंटेन करेगा, भारत सरकार की पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन होगी, यूएस के साथ क्या रिलेशन होगी, इसे कहते हैं पॉलिसी बनाना। अगर आप एनएलयू से हो, अगर आप एनएलयू से हो तो आप डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, उसे कहते हैं लैम्प फेलोशिप। ठीक है गाइस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम कमिंग बैक।
Okay guys, welcome back. So we were discussing about policy making. अगर आप भारत सरकार की पॉलिसी बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप भारत सरकार की पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहते हो, पार्लियामेंट में काम करना चाहते हो, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप लैम फेलोशिप में जा सकते हो. लैम फेलोशिप क्या होती है? आप एनएलयूज के बाद सीधे लैम फेलो बन सकते हो, ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. ये जो 4 मैंने मेंशन की हैं, इसके अलावा बहुत सारी हैं, बट दीज वर द मेजर चंक्स विच आई हैव इन्फॉर्म्ड. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब जो टीओए का कोर्स होगा, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम बता देते हैं. देखिए, सबसे पहले दिस विल इंक्लूड एवरीथिंग. दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन. जैसे ही आप टीओए का कोर्स लोगे, उसमें आपको मॉक मिलेंगे, डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, पर्सनल गाइडेंस, जो जो कुछ हो सकता है, ठीक है, जो जो चीजें जरूरी हैं आपका एग्जाम निकालने के लिए, हर वो चीज आपको इस कोर्स में मिलेगी. और आखिर चीज कि हम लोग बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा 11th में पढ़ रहा होगा, कोई 12th में पढ़ रहा होगा, उसको ना क्लैट के बारे में कुछ पता है, ना उसको ये पता है कि किस तरीके से शुरू करना है. तो हम लोग बिल्कुल ABCD से शुरू करेंगे कि किस तरीके से वो काम करना है. ठीक है, सॉरी गाइस. ओके, सो द बेनिफिट्स विल इंक्लूड कि इट विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन. इसमें सब कुछ रहेगा आपका. अगर आप कोर्स लेते हो तो आपके डेली लाइव क्लासेस होंगी, मॉक्स होंगे, नोट्स होंगे, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस शीट्स दी जाएगी, और मैं क्लास में आपको बैठ के चीजें प्रैक्टिस कराऊंगा. क्योंकि इसमें जो रीजनिंग आती है, इसमें जो लीगल स्किल्स आती हैं, वो चाहती हैं कि आपका बिल्कुल प्रॉपर जो है प्रैक्टिस होती रहे, आंखों के सामने प्रैक्टिस हो. तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें कैमरा ऑन करना होगा, सबको लिखना होगा, तो वो सब कुछ होगा. ठीक है, दिस विल बी द बेनिफिट ऑफ टीओए कोर्स. चलिए, नाउ लेट अस डिस्कस सिलेबस, कि इन चीजों का सिलेबस क्या है. देखिए, जो सिलेबस है, अगर आप किसी भी एग्जाम की साइकी समझना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि उस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक किया जाए, तो व्हाट यू विल हैव टू नो इज कि वो एग्जाम पूछना क्या चाहता है आपसे, वो एग्जाम आपसे क्या जानना चाहता है. वो क्या जानना चाहता है? सबसे पहली चीज, ये जो एग्जाम है, क्लैट है, ये जानना चाहता है कि आपको लॉ जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं. क्योंकि लॉ अंडरस्टैंडिंग का नाम है, लॉ रट्टाफिकेशन का नाम नहीं है. लॉ में आपसे इसमें ये नहीं पूछेगा कि सेक्शन 6 बताओ क्या होता है, सेक्शन 5 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है, सेक्शन 2 क्या कहता है. सेक्शन आपसे पूछेगा ही नहीं. आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपके सामने कोई लॉ लिखा है, तो क्या आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा. ठीक, what you will need to know is, if you are able to understand law, if you are able to understand what is written in front of you, तो ठीक है. इसके अलावा वो नॉलेज वाली चीजें नहीं पूछता. नॉलेज वाली चीजें सिर्फ एक जगह पूछता है, जो है जीके में, क्योंकि जीके तो नॉलेज बेस्ड ही होती है. अब भाई, भारत का प्रधानमंत्री कौन है वो तो आपको पता ही होना चाहिए. लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 4 सेक्शंस मिलेंगे आपको सिलेबस में, वो बिल्कुल नॉलेज बेस्ड नहीं है, वो सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा कि लीगल रीजनिंग सोचते किस तरीके से हैं. जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं और जो यहाँ पे हैं अभी, वो आपको बताएंगे भी कि लॉ सोचते कैसे हैं. अगर आपके सामने कोई लॉ लिखा है तो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं. जब अगर आप इसी चीज को हम एक रीजनिंग में भी अप्लाई करेंगे. और याद रखिएगा, जो क्लैट में रीजनिंग आती है, वो नॉर्मल रीजनिंग नहीं है जो आप अलग अलग, जैसे नॉर्मल रीजनिंग क्या होती है, 2 4 6 लिखा है तो अगला नंबर क्या होगा, 8. इसी को डिफिकल्ट कर देते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स पे कर देते हैं. क्लैट की रीजनिंग ऐसी नहीं होती. ठीक है, क्लैट की रीजनिंग ऐसी बिल्कुल नहीं होती. क्लैट की रीजनिंग बिल्कुल अलग होती है. वो पैसेज बेस्ड होती है. वो रिक्वायर करती है कि आपको वो जो पढ़ी लिखी हुई चीज है, वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही. आइए इसी के साथ हम सिलेबस के बारे में शुरू करते हैं. अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो सीधा क्लैट यूजी की वेबसाइट से उठा है. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इट इज डिजाइन टू बी अ टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड. ये क्लैट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा. ठीक है, आपकी स्किल्स चेक करेगा, दैट आर नेसेसरी फॉर अ लीगल एजुकेशन. जो लीगल प्रोफेशन में काम आएगी, वो स्किल्स आपकी चेक करेगा. नॉलेज आपकी चेक नहीं करेगा कि आपको पहले से कितना आता है. नॉलेज से उससे कोई मतलब नहीं है.
इसलिए आपको लॉ में पढ़ना सिखाऊंगा, लॉ याद करना नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपके पास 6-7 महीने हैं तैयारी करने के लिए, अगर आपको अगला एग्जाम देना है 6-7 महीने हैं, 6-7 महीने में देखो लॉ तुम नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे लॉज है, लेकिन तुम लॉ पढ़ना सीख सकते हो, लॉ इंटरप्रेट करना सीख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्या है? पैटर्न। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? 2 घंटे का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का एग्जाम, 150 क्वेश्चंस, लेकिन वो 150 क्वेश्चंस करीब 50 पेज में होते हैं। एंड द रीजन इज 150 क्वेश्चंस अगर नॉर्मली होते तो 5-6 पेज में हो जाते या उससे कम ही में होते शायद, लेकिन 50 पेज में इसलिए होते हैं क्योंकि हर 5 क्वेश्चन जो है, हर 5 क्वेश्चन पे एक बड़ा सा पैसेज होता है। उस पैसेज को आपको समझना है, उसको समझ के आपको आंसर करना है। ठीक है? किस तरीके से आंसर करना होता है? एक बड़ा सा पैसेज होता है, उसको आपको समझना होता है, नीचे उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, पूरा अंडरस्टैंडिंग का खेला है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग सीख गए, अगर आप इंटरप्रिटेशन सीख गए, तो क्लैट निकल गया। इतनी, अगर इन सारी बातों में से मेरी तुम कोई बात नहीं घर ले जाते, सिर्फ ये ले जाते हो कि यार अंडरस्टैंडिंग सीखनी है, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है वो सीखना है, तो तुम समझ गए कि क्लैट की क्या है, क्लैट किस तरीके से निकलेगा, फिर आपको समझ में आ गया। ठीक है? देखिए, अब हर सही उत्तर के लिए, हर सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलता है, और हर गलत आंसर के लिए 0.25 कट जाता है। इसमें तो कोई ऐसी बहुत नई चीज है नहीं, 4:1 का रेशियो है। ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम पैसेज, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो पैटर्न इस तरीके का होता है। अब हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं किस तरीके से पढ़ना होगा, सब्जेक्ट क्या होता है और उसमें आपको टीओए क्या बेनिफिट्स देगा, टीओए क्या कराएगा। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड इज लीगल रीजनिंग, तो अंग्रेजी आती है, लीगल रीजनिंग आती है, लीगल रीजनिंग हम डिस्कस करेंगे अभी कि लीगल रीजनिंग क्या होती है। थर्ड है लॉजिकल, लॉजिकल रीजनिंग, फोर्थ है करंट अफेयर्स और जीके, और फिफ्थ है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसको हम मैथ्स भी कहते हैं। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और जैसे ही हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, वो अपनी बातें बताएंगे। ठीक है? चलिए, इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए क्या होता है, सीधा 450 वर्ड का, करीब 450-500 वर्ड का एक पैसेज होता है। आपको उस पैसेज को पढ़ना है। अब वो पैसेज दुनिया में कहीं से भी हो सकता है, किसी बुक से उठा के, किसी कहानी से उठा के, हिस्ट्री से उठा के, कहीं से भी उठा के वो दे देगा, और आपको उसको पढ़ना है, सॉल्व करना है। जैसे आप क्लास 12th में अनसीन पैसेज, ना, अनसीन पैसेज कहते हैं बहुत सारे लोग, कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है? तो उसको बस पढ़ना है और सॉल्व कर देना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो पैसेजेस होते हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल हाई होती है। जैसे कैट भी बहुत फेमस एग्जाम है, एंड कैट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। और कैट में आता क्या है, लोग किस में फंस जाते हैं, इसी में। उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, लिख के सामने आता है सब कुछ, आंसर भी उसी में होता है, लेकिन ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ट्रिक्स नहीं पता होती किस तरीके से पढ़ना है। उनको ट्रिक्स नहीं पता होती किस तरीके से उस लाइन में, अगर आपको 4 आंसर लिखे रहेंगे, चारों सही लगेंगे, आपको लगेगा पहला भी ये तो सही है यार, दूसरा भी सही है, गलत क्या है दोनों में। बट वेन यू लर्न द ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ द क्लासेस, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। बट इट विल टेक एट लीस्ट 3 मंथ्स, कम से कम। जब आप प्रॉपरली क्लासेस शुरू करोगे, जैसे अगर आपने कल से शुरू की मान लीजिए, तो कल से 3 महीने जोड़िएगा, एंड 3 महीने यू हैव टू डू इट रेगुलरली। उसके बाद आप उस चीज में मास्टर हो जाओगे, फिर आप उस चीज को कभी भुला नहीं पाओगे, हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे। एक लड़का था हम लोगों के साथ, हु इज इन एनएलएस, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, उसकी ऑल इंडिया रैंक 72 थी। तो उसके बहुत सारे पोस्टर्स लगे, यूपी में उसकी वन ऑफ द टॉप रैंक्स थी, एंड ही वाज फ्रॉम बिहार। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसको क्या हुआ कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। इवन आज भी वो इंग्लिश बोलने में लड़खड़ाता है, इवन आज भी। लेकिन उसने पढ़ पढ़ के इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना उसको अच्छे से समझ लिया, कि वो उसे सारा लिखा हुआ समझ में आने लगा। भले वो आज भी बोल नहीं पाता, लेकिन लिखा हुआ उसको समझ में आने लगा कि लिखा हुआ कैसे पढ़ते हैं। तो हम आपको टीओए में पढ़ना सिखाएंगे, आपको इंग्लिश बोलना यहाँ पे नहीं सिखा रहा है कोई, आपको हर वो स्किल सिखाई जाएगी जो आपको क्लैट एग्जाम में काम आएगी। बोलने की गारंटी नहीं है, क्योंकि बोलना रिक्वायर्ड नहीं है क्लैट में,
आपको पढ़ना सिखा देंगे, इंटरप्रेट करना सिखा देंगे, और जो भी चीजें रिक्वायर्ड है कि आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स ला सको, वो मैं अपनी पर्सनल गारंटी दूंगा कि आप वो करोगे। बट द कंडीशन इज यू हैव टू बी कंटिन्यूअस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और आपको रोजाना क्लास करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो मैं शीट दूंगा वो सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। देन यू आर गोइंग टू हैव एन एब्सोल्युटली ग्रेट करियर एंड यू विल हैव अ ब्लास्ट, ठीक है। चलो भाई, सेकंड है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। अब देखिए, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जो भी भारत में हुआ, जो भी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, इंटरनेशनली भारत के बाहर जो कुछ भी हुआ, जो भारत में हो रहा है, उनमें से कुछ भी उठा के करंट अफेयर्स में दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक फायदा है। फायदा क्या है? इसमें भी आपको बड़ा सा पैसेज दे देते हैं, और उसी पैसेज के हिसाब से आपको 5 क्वेश्चंस लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उस वॉर पे वो एक बड़ा सा पैसेज दे देंगे। उस पैसेज के नीचे यूक्रेन और रशिया के वॉर पे ही 5 क्वेश्चन बनाएंगे, और कहीं से नहीं बनाएंगे। तो अगर वो पैसेज रशिया और यूक्रेन के वॉर का है, तो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो वॉर वाले ही सारे बनेंगे, सारे वॉर वाले बनेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 6-7 पैसेजेस बनते हैं, यानी सिर्फ 6-7 टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन, किसी मान लीजिए कोई और एग्जाम दे रहे हो आप, उसमें 50 क्वेश्चन जीके का आता है, ठीक है, तो 50 अलग टॉपिक होते हैं। वो कोई कुछ पूछ लेता है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में कुछ पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर एक टॉपिक है वॉर का, तो उसी वॉर पे 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर का, तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। इस तरीके से पूछता है, तो आपके टॉपिक्स ओवरऑल कम हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये पढ़ना कैसे है? देखिए, इसमें अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे कि क्या क्या पढ़ना है, तो उन्होंने ये सारी चीजें लिखी है। आर्ट एंड कल्चर है, इंटरनेशनल अफेयर्स मतलब दुनिया भर में जो भी हो रहा है वो, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हिस्ट्री में हुआ है वो सब वो। लेकिन देखिए, आपको सिंपल ट्रिक है पढ़ने की। आप जाइए, प्रतियोगिता दर्पण नाम की बुक आती है, मैगजीन आती है, उसको लीजिए, उसको पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। मैंने पढ़ी थी, मेरे कई सारे दोस्तों ने पढ़ी थी, उनका काम हो गया था, आपका भी होगा, हर साल कई लोगों का होता है, ठीक है। सो यू हैव टू गो एंड बाय अ गुड मैगजीन। आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, साथ में कोई भी, मार्केट में बहुत सारी मैगजीन अवेलेबल है, ठीक है, उनमें से किसी को पढ़ना शुरू करिए, कोई डिफिकल्ट नहीं होती। अब भाई भारत में क्या हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, तो इसमें ऐसा कोई न्यूज में कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको साइंस समझना है, ऐसा कुछ समझना है, तो बहुत आसान होता है। प्रतियोगिता दर्पण, इफ यू वांट टू हैव समथिंग, एक और मैगजीन आप ले सकते हो। ये दोनों चीजें हो गई। थर्ड है लीगल रीजनिंग। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर क्लैट एग्जामिनेशन। लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में आपके पास एक पैसेज तो आता है, 450-500 वर्ड का ही पैसेज आता है, लेकिन वो पूरा का पूरा लॉ पे फोकस्ड होता है, पूरा का पूरा लॉ पे फोकस्ड होता है। अब लॉ पे कुछ भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ उठा के दे सकते हैं, वो आईपीसी इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल लॉ का एक पैसेज उठा के आपको दे सकते हैं। वो अगर भारत में मान लीजिए जैसे सेम सेक्स मैरिज पे बहुत बात हो रही है, तो सेम सेक्स मैरिज वाला कोई प्रोविजन दे सकते हैं। तो कोई भी चीज आपको दी जा सकती है, कोई भी चीज, ठीक है। अब यहाँ पे जो खेल होता है, सबसे पहले अगर आपको लीगल रीजनिंग सीखनी है, तो आपको 2 लॉज आने चाहिए, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो क्रिमिनल लॉ और इन टाइप के लॉ की, मान लीजिए किसी ने एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक दिया, इतने छोटे छोटे चीजों से लेके किसी ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया, किसी ने एक दूसरे का मर्डर कर दिया, इससे लेके इतने बड़े बड़े चीजों तक उसमें सब कुछ होता है। टॉर्ट से ही वो निकला है क्राइम वाइम जो है। आज भले सब चीज अलग हो गई, लेकिन टॉर्ट से ही निकला है। तो मैं आपको टॉर्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा मतलब याद नहीं कराऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, किस तरीके से उस चीज को पढ़ते हैं, किस तरीके से उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज है, वो हर बार आ जाती है क्लैट में, और हर बार बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके रूल्स नहीं पता लगते। उसके रूल्स अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो कंफ्यूज होने लगेंगे। तो उस पे गारंटी ली जाती है टीओए की कि यू विल गेट द बेस्ट ऑफ क्लासेस ऑन लीगल रीजनिंग। आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा। मैं इसके अलावा भी जुडिशरी में जब लॉ पढ़ाता हूँ, उसमें भी रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ कि अगर आपके और मेरे बीच में वो मुकदमा होगा तो किस तरीके से होगा। हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस के जरिए लीगल रीजनिंग करना सीखेंगे। एंड दिस इज द कंडीशन कि आपको 3 महीने तक लगातार करना पड़ेगा। 3 महीने का ही है,
लेकिन 3 महीने तक लगातार यू विल हैव टू ग्राइंड, और 3 महीने के बाद फिर आपको सक्सेस दिखेगी, उसके पहले कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो लीगल रीजनिंग हम इस तरीके से करेंगे। चलो, फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग में जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं, भारत के दूसरे एग्जाम है, उसमें मैथमेटिकल बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग बहुत आती है। ठीक है, मैथ्स बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग खूब आती है, कि जैसे आती है कि 2 4 6 8 होगा, ठीक है, 3 6 9 12 होगा। लेकिन यहाँ पे वैसी रीजनिंग नहीं आती, यहाँ पे भी लॉ वाली रीजनिंग आती है। लॉ में आपको ढेर सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा पैसेज दे देगा, और वो पैसेज बहुत घुमाऊ रहेगा। ठीक है, वो पैसेज बहुत घुमाऊ रहेगा। ये इन्होंने सीखा है जी मैट, एक जी मैट का एग्जाम होता है बाहर, जैसे एमबीए होता है ना यहाँ पे, तो वहां पे जी मैट होता है बाहर फॉरेन कंट्रीज में, वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग आती है। तो भारत में ये पहला एग्जाम होगा क्रिटिकल रीजनिंग को इंपोर्ट करने वाला। अब इन्होंने भी क्रिटिकल रीजनिंग देना शुरू कर दी है, पैसेज लिखा रहेगा, बहुत घुमाऊ रहेगा, आपका दिमाग घूमने लगेगा उसको पढ़ के, और फिर आपको आंसर करना पड़ेगा। सो मैं लॉजिकल रीजनिंग का एक्सपर्ट रह चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग आती है, और मैं आपको एक एक एक्सरसाइजेस करा के ये चीज सिखाऊंगा कि लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सो टीओए विल प्रोवाइड मास्टर क्लासेस फॉर मास्टरी ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। आपको शीट मिलेगी, आपको शीट मिलेगी, आपके कैमरा भी जब टेस्ट होगा तो कैमरा ऑन करवा लेंगे, या जिस तरीके से भी करवाना होगा वो करवाएंगे, और फिर आपको अलग अलग तरीके बताए जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करते हो। तो अगर आप वो करोगे तो लॉजिकल रीजनिंग आपका निकल जाएगा। अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग अच्छे से कर ली तो आपका पेपर अच्छा चला गया। अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग कर ली तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम आने वाले हैं, देखिए मैथ्स पे, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, मैथ्स पे। अब मैथ्स जो है वो बड़ा खतरनाक है, मैथ्स से कई लोगों को डर लगता है, तो उनके लिए मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एनएलयूज में जिन्होंने 0 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैथ्स के, लेकिन अगर आप 0 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो मैथ्स के तो फिर आप टॉप के रैंक में नहीं आ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इंडिया रैंक 100-200 तक नहीं आ पाओगे। अगर आपको 400-500 रैंक तक चलता है देन यू कैन एस विदाउट डूइंग मैथ्स। अगर आपको एनएलयू चाहिए तो फिर आपको एनएलयू मिल जाएगा, बट अगर आपको इंडिया के टॉप रैंक्स में आना है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 3 आना है, 10 आना है, टॉप 100 में आना है, तो फिर आप टॉप 100 में नहीं आ पाओगे अगर आप मैथ्स अच्छे से नहीं करते। और मैथ्स में क्या है, क्लास 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स है, इनकी वेबसाइट पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि क्लास 10 से ऊपर की मैथ्स नहीं आने वाली। अगर क्लास 10 तक की मैथ्स में आप अच्छे हो तो बिल्कुल अच्छे से इस एग्जाम को एस करोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस एग्जाम को पार करने में। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक ग्राफ बना देंगे, ठीक है, बोल देंगे इस ग्राफ को पढ़ो और इसका आंसर दो। जैसे आप पढ़ते थे ना क्लास 12th में, क्लास 10th में बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इन्हीं को बेसिक अलजेब्रा, मेंस्ट्रुएशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब मैथ्स के बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं, क्लास 6-7 के टॉपिक्स हैं बहुत सारे। तो मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड होगा आपका वो क्लास 10th का होगा, और अगर आपने ये कर लिया फिर आपकी जो रैंक है वो टॉप 100 के अंदर भी आ सकती है अगर आपने बाकी का सारा अच्छा किया है। लेकिन अगर आपने बाकी अच्छा किया है, आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, तो मैं कहूंगा कि आप मैथ्स छोड़ भी सकते हो, बट द ओनली कंडीशन इज आप फिर ये मत सोचिएगा कि आपकी आपकी टॉप रैंक आने वाली है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा बट यू विल नॉट गेट द टॉप रैंक्स। ठीक है, नाउ आई इनवाइट अपॉन द स्टूडेंट्स अदीब और सालिक, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? अदीब एंड सालिक, एम आई ऑडिबल? ओके, मैं होस्ट कंट्रोल हटा रहा हूँ। ओके, सो सालिक यू कैन स्टार्ट फर्स्ट। आप एम अगर आई कुछ ऑडिबल कहना सर? चाहते, यस यू आर। मैं इफ यू कैमरा भी वांट ऑन टू कर ओपन लूँ द क्या? कैमरा, हाँ बिल्कुल। वो भी बंद है सर, अलाउ करना पड़ेगा अच्छा, आपको। कैमरा का भी अच्छा रुक जाओ।
So he has been my student, Adib has also been my student, और सालिक, और इन दोनों का इसी साल एडमिशन हुआ है. So congratulations to them. And अब ये लोग अगर कुछ बोलना चाहे तो ये फिर बोल सकते हैं. Yes, सालिक. Hello everyone. Welcome. Am I audible? Sir? Yes, you are. Yes. Okay. Hello everyone. I am Salek. I am from Bokaro. I have secured an All India rank of 1713. I gave CLAT this year. Uh, I was a student with KR Super 20, where Yusuf sir was my mentor. Yusuf sir had a very significant role in my preparation. He was my legal reasoning mentor. I think the grasp he has on legal principles is amazing. I think also the clarity on any topic he picks up. It's very rare, and not just in any topic he picks up, on any topic which is thrown at him. It's very rare and it's very hard to find. Also, one of the things I like about Yusuf sir is his unique style of teaching, which incorporates, real life case studies into, which incorporates real life case studies with legal principles. It makes very complex legal principles sound very simplified, which not only makes it interesting but makes you curious too. So, if not anything you will run from this course, you can be assured that you will have a new approach at learning legal principles, and you will be interested in the field of law uh, just by watching Yusuf sir teach. Okay. Also, as he just said, he won't be teaching you law, and that's very true. He doesn't teach law. He will teach you how to study law, and he's very good at it. So I am very happy that Najeem sir has started this, and both of you are taking a very good initiative. And I wish everyone who will join this course very best of luck for CLAT 2024 and 2024. Hope you do all well. Thank you. Thank you so much, Salik. So before saying anything else, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था उसमें 5 लोग थे जो एंड तक बने हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ द पीपल हु स्टार्ट विल नॉट बी ज्वाइनिंग, मतलब विल नॉट कंटिन्यू टिल द एंड. ठीक है, बहुत सारे लोग जो शुरू करते हैं वो आखिर तक बने नहीं रहते. तो 5 लोग जो थे वो आखिर तक बने थे, एंड आउट ऑफ दोज 5, 3 वर सिलेक्टेड, जिसमें से 2 आपके सामने हैं, सालिक और अदीब. और मरियम जो है उसको आज एनएलयू में एडमिशन के लिए जाना था, तो वो उसके घर से काफी दूर था, तो शी वाज नॉट एबल टू कम. तो यही बताना था कि अगर आप एंड तक कंटिन्यू रखते हो ना यार, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं गारंटीड है. क्योंकि यार इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई एनएलयू है तो बहुत ज्यादा मुश्किल कंपटीशन है. सैचुरेटेड फील्ड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सैचुरेटेड नहीं है. 60,000 लोग बैठ रहे हैं कहीं पे और आपका 2-2,500 रैंक पे एडमिशन हो रहा है ना, तो बहुत आराम से, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. एंड द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड लॉ, हाउ टू अंडरस्टैंड लॉ. एक लॉ को किस तरीके से समझा जाता है, आपको वो तरीका पता होना पड़ेगा. अगर आप वो जान गए तो फिर आप क्लैट की समझ गए कि अच्छा क्लैट निकालते कैसे. ठीक है, चलो. थैंक यू सो मच सालिक. Also, I just wanted to add something. As Yusuf sir said, you need to stick till the end, and I can assure you that Yusuf sir will be there for you till the end. Yusuf sir was one of our mentors who was there till the end. So rest assured, he will be with you till the end. So all the best. Thank you so much, Salik. Adeep, are you there? Yes, sir. Okay. So you can start your camera. Switch on your camera. Okay, thank you so much. Good evening, everyone. Good evening, Najib sir. Good evening, Yusuf sir. First and foremost, I would like to thank you for providing me this opportunity to speak today. मेरा नाम मिर्जा अदीब जियान है. मैं गुवाहाटी असम से हूँ और मेरा इस साल एनएलयू असम में एडमिशन हो गया. मेरा क्लैट का ऑल इंडिया रैंक था 1683 और मेरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रैंक 8 था. As you have heard my friend Sadiq speak, we are in the same Super 20 CLAT Super 20 batch, and Yusuf sir was our legal mentor. And trust me,
I have seen hundreds of legal videos on YouTube for CLAT. I have heard lectures from hundreds of different teachers from different coaching institutes. And I can blindly say you that Yusuf sir, no one will teach you law better than Yusuf sir. In your legal preparation, the way he teaches, the way he will like teach you to read law, the way he will teach you to approach the legal section in CLAT, no other YouTube video and very less teachers in India will be able to do that. And Yusuf sir, not only will teach you how to ace your legal section in CLAT, but he will also guide you through all the other sections. अदीब, वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप हिंदी में ही हाँ, बोलिए, कुछ हिंदी वाली भी जनता है, तो आप हिंदी में ही बोलिए, ठीक है? ओके सर, ठीक है, मैं हिंदी में बोलूंगा, पर माइंड मी इफ आई एम नॉट अ नेटिव हिंदी स्पीकर, तो Yeah, थोड़ा स्लिप सकता है टंग, ठीक है? so you तो can use both. हाँ Okay. हाँ, आई यूज बोथ। Yeah. तो क्लैट का एग्जाम मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो अपने क्लास 12 क्लास 10 बोर्ड्स में 97% 98% स्कोर करते हैं, पर वो क्लैट एग्जाम में वो इतना स्कोर कर नहीं सकते। द ओनली रीजन इज दैट दे डोंट टेक इट सीरियसली। यो क्लैट का एग्जाम जो कंपटीशन, हाँ हो सकता है बच्चे कम है, आईआईटी जेई से हो सकता है बच्चे कम है, नीट से, पर जो लेवल है उन बच्चों का, जो बच्चे क्लैट देने आते हैं, वो आपके स्कूल लेवल से बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपको लगता है आप स्कूल के पैसेजेस पढ़ के, आप स्कूल का पैसेज जैसे पढ़ते थे वो पढ़ के आप क्लैट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप बहुत गलत है। अगर आपको क्लैट का एग्जाम अच्छा करना है, तो आपको एक स्ट्रेटेजी लेकर पढ़ना पड़ेगा। आपको वो डिफरेंट टिप्स और टेक्निक सीखना पड़ेगा, जिससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं एग्जाम देने के सामने। बिकॉज क्लैट इज नॉट ओनली अबाउट स्कोरिंग मार्क्स। इफ एवरीवन हैड एनफ टाइम, एवरीवन वुड हैव क्लियर्ड क्लैट। द ओनली रीजन इज दैट क्लैट में टाइम बहुत कम होता है और कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन व्हाई सो फ्यू स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं करना है, आपको कम से कम टाइम में करेक्ट आंसर देना है। और होता क्या है, सर ने जैसे बोला ऑप्शन होंगे 4, और आप मेरा यू मार्क माय वर्ड्स, उन 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा, सब ऑप्शन ही सही होंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा जो ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। और आप क्लैट के एग्जाम में एक क्वेश्चन में 1 मिनट बैठ के सोच नहीं पाएंगे, ये ऑप्शन दो या ये ऑप्शन दो, आप गैस नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो गया। और एक बात, आपको लगेगा शायद 0.25 मार्क्स बहुत कम मार्क्स है। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। इस साल मेरा जीएनएलयू में सिलेक्शन होने का था। the difference between the last person who got selected and myself was 0.25 marks. That person's rank was, all India rank was 1643, mine was 1683. सिर्फ 0.25 मार्क्स का डिफरेंस है। तो हर एक नेगेटिव मार्क्स, हर एक पॉजिटिव मार्क्स आपके क्लैट के स्कोर को और आप किस एनएलयू में जाएंगे उसको फुल्ली अफेक्ट करेगा। और आप एक बात समझ लीजिए, ये क्लैट एग्जाम जो है, ये एक बहुत सीरियस एग्जाम है। अगर आप क्लैट देने का सोच रहे हैं, तो आपको एवरीडे आपको वो ग्राइंड करना पड़ेगा। एवरीडे अगर आपको थोड़े थोड़े सम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एवरीडे आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। और इस प्रोसेस में यूसुफ सर जो है, मैं बताता हूँ, he is one of the best mentors. He is one of the best mentors. The way he will teach you the legal section with real life examples. यूसुफ सर ने जैसे आपको बोला, आपको 3 महीने ग्राइंड करने पड़ेंगे, पर मार्क माय वर्ड्स, 3 महीने आपको बोर तो थोड़ा भी नहीं लगेगा। हाँ, यू विल फील टायर्ड एट टाइम्स, मटेरियल बहुत ज्यादा होगा, छोटी समझ लेंगे, हाँ। तारीफ थोड़ी कम करो, चीजें बता। लाइक द वे ही टीचर्स लॉ ना, 1 घंटे का क्लास लेते थे वो, हम 1 मिनट भी बोर नहीं होते थे, 1 मिनट भी हम बोर नहीं होते थे। वो आपका इंटरेस्ट जो है ना लॉ में, वो आपको जगा देंगे, आपको खुद पढ़ने का मन करेगा। और यही बताऊंगा मैं। और आपके शायद और मेंटर्स होंगे यूसुफ सर, वो भी आपको हेल्प करेंगे। और आपको जो मॉक्स देंगे यूसुफ सर, वो आपको रेगुलरली करना है, फुल डेडिकेशन से करना है। और ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, और बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको यूसुफ सर बताएंगे और इस कोर्स में सिखाएंगे। सिर्फ मॉक्स देने से नहीं होता है, मॉक्स को एनालाइज करना पड़ता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स करना पड़ता है। और आप लोग ये मत समझिएगा
कि आपके जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में, वो सिर्फ आपके IIT ग्रेजुएट्स को मिलेगा या आपके एम्स ग्रेजुएट को मिलेगा। NLU students are doing brilliantly in all fields, not only legal fields. Many people also do MBA after completing their 5-year law. Many people also go for civil services. Many people also go to study abroad. You will get various opportunities. You will get various opportunities in by giving CLAT. और यूसुफ सर ने बताया आपको CLAT के स्टूडेंट्स 60,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं और ये नंबर हर साल इंक्रीज हो रहा है। NLU कंसोर्शियम जो ऑर्गेनाइजेशन CLAT ऑर्गेनाइज करती है, उनके ऑफिशियल काउंट से इस साल अराउंड 67,000 स्टूडेंट्स बैठे थे CLAT के लिए, और पिछले साल इट वाज अराउंड 58 और 59,000 रजिस्टर करते। तो आप देख सकते एक साल में नंबर कितना बढ़ रहा है। नेक्स्ट साल इस ईयर जो लोग CLAT देंगे, मैं तो मिनिमम बता सकता, मिनिमम 70 to 70,000 तो पीपल तो देंगे ही CLAT। सो अगर आप सीरियसली CLAT देना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप यूसुफ सर को बोलिए आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको पढ़ाएंगे, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ और फिर से मैं यूसुफ सर को थैंक करूंगा मुझे इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए। बस मैं कल ही NLU असम में एडमिशन लेके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। लाइक माय पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी। अच्छा लगता है ना जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतना प्राउड होते हैं। लाइक मेरे पेरेंट्स आप सबको बताते हैं कि उनके बेटे का CLAT में एडमिशन हो गया, उनके बेटे का इस NLU में एडमिशन हो गया। और मैं भी सबको बता दूं, यूसुफ सर से ज्यादा अच्छा आपको लॉ कोई नहीं सिखा सकता। आप उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने आप भी आप पूरी मेहनत करेंगे। अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। जो आपको बोलेंगे क्लास में वो आपको हर रोज करना है, फुल डेडिकेशन से करना है। यूसुफ सर ने एक बात बताई, हम 5 लोगों ने, हम बहुत 20 लोगों ने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, पर लास्ट तक सिर्फ 5 लोग बने रहते थे। तो आपको क्या करना है, आपको मेंटल फोकस लूज करने का नहीं है, एकदम लास्ट तक आपको ग्राइंड करना है। एग्जाम के एक हफ्ते पहले तो जीके पढ़ते पढ़ते रात को मेरे तो 1-2 बजे बज जाते हैं, एक लाइक 1-2 AM बज ही जाते थे। तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, एकदम लास्ट तक मेहनत करना पड़ेगा। आप जब एग्जाम सेंटर में जाते हो आपको 200-300 बच्चे दिखाई देंगे, आप उनको देखेंगे, आपको लगेगा लाइक वो आप सब इतने कॉन्फिडेंट लगेंगे, आपको लगेगा कि आपने सचमुच में कोई प्रिपरेशन की है। ऐसा लगेगा आपको कि सबका प्रिपरेशन आपसे ज्यादा अच्छा है। पर ऐसा आपको डरना नहीं है, जो आपने पढ़ा है फुल कॉन्फिडेंस से जाना है। बहुत बच्चे देखेंगे आप एग्जाम सेंटर में, पर उनमें से 80% बच्चों को CLAT पे कितने मार्क्स है ये भी पता नहीं है। सो वही आपको कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना है, डेडिकेशन से पढ़ना है, और जो हेल्प चाहिए आपने अपने मेंटर से लीजिए, यूसुफ सर से लीजिए। यही है। थैंक यू सर। Okay, Deep, thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you, guys. Najib sir is there. Najib sir, can you hear my voice? आपको आवाज आ रही मेरी? हाय यूसुफ, आ रही है आवाज? ओके सर। नजीब सर अब कंक्लूडिंग वर्ड्स कहेंगे। एक मिनट। So before he says anything, let me tell you, this is one of the best things you can do for your career. आपको इसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है। You have the best of opportunities in this. You can become a good lawyer, you can become a good judge, you can become anything, and you can go to the top positions of India. आप इंडिया की बैठ के पॉलिसी बना सकते हो, आप भारत के जज बन सकते हो, आप भारत के टॉप लॉ फर्म्स में जा सकते हो, जो SBI के लिए, जो बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए मुकदमा लड़ती है। आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में लीगल ऑफिसर बन सकते हो। सो द अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कम कंपटीशन है, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू फुली। इस बार हम लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं, सो वी होप टू सी यू इन ह्यूज नंबर्स। Thank you so much, guys. That was it from my side. Mohammed Yusuf concluding. Najib sir, please take the lead. थैंक यू यूसुफ। और आप सभी लोगों ने देखा कि यूसुफ सर ने आप लोगों को बताया क्लैट के बारे में, क्लैट यूजी के बारे में, और इसके फायदे के बारे में, और इसके सिलेबस के बारे में। तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को आई होप कि क्लियर हुई होंगी। और हम लोगों का मेन मकसद यही था आज के वेबिनार का, ताकि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल पाएँ जिन लोगों को क्लैट के बारे में नहीं पता है, क्लैट यूजी के बारे में। और बहुत जल्द ही हम लोग इसका एक प्रॉपर कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें यूसुफ सर जो है क्लासेस लेंगे, इस कोर्स को कवर करेंगे। हम भी यूसुफ सर के साथ रहेंगे इसके अंदर, और जो टॉपिक्स होंगे उसको वो कवर करेंगे।
और इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन और क्लासेस वगैरह जो है बहुत जल्द ही हमारे तरफ से जो है बताई जाएंगी, और कुछ टाइम के बाद से क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएंगी क्लैट यूजी के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, काफ़ी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे आज के इस सेशन से, जो इस सेशन का मकसद था। और बस करते हैं यूसुफ, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Sir, please join me. हैव अ गुड नाइट। Sir, please join me. हाँ, Sir, please join me. हम समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हैं। Sir, please join me. ज्वाइन मी? जी यूसुफ आप तो ज्वाइन है ऑलरेडी, बताइए। जी सर, मेरा ये डाउट है सर, स्ट्रीम कौन सा चूज करें सर 11th क्लास के लिए क्लैट करना है तो? यूसुफ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, माइक तुम अपना चेक करो। सॉरी। सो यू गाइस कैन चूज एनी स्ट्रीम। आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, जैसे मैं साइंस से था, आप कॉमर्स से हो सकते हो, आर्ट्स से हो सकते हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, फर्क नहीं पड़ता। आपकी एज क्या भी है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 25, 26, 27, 28 पे भी दे सकते हो, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, बस आप क्लास 12 अगर किए हो तो फिर आप दे सकते हो। बट सर क्लैट के हिसाब से किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे कि हमें सरल हो प्रैक्टिस तो करने में? हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जैसे आर्ट्स भी पढ़ते हो तो आपके, अगर आप क्योंकि लॉ पढ़ने जा रहे हो, लॉ आपने कभी नहीं पढ़ा, तो अगर आप जी साइंस पढ़ के लॉ पढ़ रहे हो या फिर कॉमर्स पढ़ के लॉ पढ़ रहे हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू नो। तो आप कुछ भी ओके पढ़ सर। सकते सर जैसे नीट में दिल्ली एम्स के लिए बच्चा एम रखता है अपना, ऐसे ही सर क्लैट के लिए किस कॉलेज के लिए एम रखना चाहिए? हो। यार एनएलएस है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, वो अगर आपकी रैंक 70-80 के अंदर आती है फिर आपको वो मिल जाता है, तो वो टॉप रैंक है। मैं आपको एक लिस्ट जारी करके दूंगा जिसमें आपके रैंक वाइज लिखे होंगे कॉलेज। सो जी 20 सर, यूजर आपकी सारे मिल जाएंगे। आपकी क्लासेस सर ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगी? मेरी ऑनलाइन होंगी यार, ऑनलाइन होंगी, अच्छा, सारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो सर वो डिटेल्स हमें कब प्रोवाइड होंगी और कहाँ? विल सून प्रोवाइड द डिटेल्स। जो लोग ग्रुप में हैं उन लोगों को तो डिटेल्स बताई दी जाएगी ग्रुप के अंदर, तो उनको जो ग्रुप है आप ग्रुप मत छोड़िएगा, ग्रुप के अंदर सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। जी सर मुझे एक चीज पूछना था। जी बताइए। सर ये मैं पूछ रहा था कि सर ये 5 ईयर लॉ मतलब कि मतलब एनएलयू में होता है या 3 ईयर लॉ भी होता है? 5 ईयर होता है, 5 ईयर होता है। कुछ एनएलयूज जो है शुरू कर रहे हैं इस बार, जैसे एनएलएस है जो मैंने बताया कि सबसे पहले रैंक 1 पे है, उसने 3 ईयर लॉ भी शुरू किया है लेकिन इस साल से। लेकिन जो एनएलयूज फेमस है, जो लॉ फेमस है एनएलयूज का, वो 5 ईयर्स वाला है जो आपको क्लैट से मिलता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, प्लीज सर, एक डाउट और है सर मेरा। जी बताएं। जी सर, अब मुझे ढंग से गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही है, जैसे कि मैं तो नीट एस्पिरेंट हूँ, बट मेरा जो भाई है ना, हम्म, तो उसको मुझे क्लियर कराना है, तो सर अच्छा। हाँ, तो उसको सर जैसे कि जज की करना है तो पहले क्लियर देना पड़ेगा उसको? हाँ, तो अगर देखिए, अगर उनको जजशिप में जाना है, फॉर एग्जांपल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो लखनऊ की है, दैट इज जी वेरी फेमस फॉर जुडिशरी। जो मैंने जी फिगर्स सर। दिए थे आपको कि 600 जज बने थे, जिसमें से 150 ऑलमोस्ट सिर्फ सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ से थे। वहां पे जस्टिस गली है, तो वहां पे जुडिशरी बहुत फेमस है। अगर आप जी नेशनल यूनिवर्सिटीज में आते हो तो आपको प्रोफेसर ऐसे मिलेंगे, आपको दोस्त ऐसे मिलेंगे जो जी आपका सिलेक्शन आसानी, मतलब आपको इतना आसान लगने लगेगा वहां पे सिलेक्शन ना, तो आपको वो जजशिप भी मिल जाएगी। फिर उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो तो वहां जी जाने पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेगा। जी। तो सर अभी प्रेजेंट में क्लास 12th में है, तो वो हाँ, 12th से भी स्टार्टिंग कर सकता है अपना हाँ, 2024 एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल कर सकता है, 11 से भी कर सकता है। अच्छा, 11th से भी कर सकते हैं। हाँ, तो प्रिपरेशन 11 से शुरू होगी लेकिन जो एग्जाम है वो 12 जी के बाद देगा। ठीक है, जी हाँ, तो सर आप प्रिपरेशन जो कराओगे तो आप 2025 के लिए या 2024 के लिए? 2024 के लिए कराऊंगा अगर वो अभी 12th में है तो। ठीक है। अच्छा जी। तो सर पहले वो क्लैट देगा, जैसे कि सर, हाँ हाँ, पहले वो क्लैट देगा फिर बोर्ड्स देगा। हाँ, जैसे कि क्लैट से उसका सिलेक्शन हो जाता है, हाँ तो सर वो फिर उसके बाद BA LLB कर लेगा, हाँ, फिर सर उसके बाद क्या करना होगा उसे जज बनने के लिए? फिर एग्जाम देना होगा PCSJ का, तो नजीब सर अच्छा आपको बेहतर बताएंगे।
जी जी। नहीं सर, मैंने ऐसे ही सुना था कि 7 इयर्स का पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद वो एक्सपीरियंस होल्डर टेस्ट आप होता है। सीधा दे सकते हो, वो दूसरी चीज होगी। चलिए वो हम अच्छा आपके सर। पर्सनली डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छा पर्सनली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो यस यस यश। सर, ये था कि आप क्लैट के साथ सिम्बोसिस की भी तैयारी करवाओगे? नहीं, सिम्बायोसिस की तो नहीं हो रही। मतलब देखिए, क्लैट की आप करेंगे तो सिम्बायोसिस की और जो जो जितने अलग अलग एग्जाम्स है छोटे मोटे, वो तो सारी हो ही जाएगी ना। तो इनके सर साथ जल्दी अगर ही एक और सर काम नहीं कराएंगे। अगर सर सिम्बोसिस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? यार सिम्बायोसिस का तो अभी मुझे प्रॉपर देखना पड़ेगा कि सिम्बायोसिस किस तरीके से होता है। उसमें इंटरव्यूज भी होते हैं, तो वो तो इससे बहुत हल्का एग्जाम होता है। ठीक है, सिम्बायोसिस में जाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, द फर्स्ट क्राइटेरिया, है ना। वहाँ 30-20 लाख रुपए फीस है, तो वहाँ पैसे होने चाहिए आपके पास बहुत ज्यादा, आपको एग्जाम की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो, पैसे ज्यादा हो। ओके सर। ओके। सर लॉ यूनिवर्सिटीज की फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है गवर्नमेंट? मेरी करती है 2 लाख रुपए होती है, किसी किसी के 2.5 लाख है, किसी की 3 लाख। अच्छा, पर एनम। यस। सर तो कोर्स फीस क्या होगी आपकी? मेरी कोर्स फीस, यहाँ की जो कोर्स फीस है वो 2024 के लिए 5,000 रुपए है और 2025 के लिए 8,000 रुपए है। तो अगर आप 11th में है तो आई रिकमेंड कि आप 8,000 वाला कोर्स लो, क्योंकि आपकी फिर 11th में पूरी तैयारी होगी और 12th में होगी। और अगर आप 12th में हो तो फिर आप अगर 2024 वाला एम कर रहे हो, 5,000 वाला कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा। सर मैं सर आप 12th बोर्ड के में लिए बोर्ड भी पढ़ाओगे सर? है जैसे सर 12th क्लास में कोई बच्चा है तो 2024 का लेगा, तो आप ओनली क्लिक का कराओगे या बोर्ड भी? नहीं नहीं, बोर्ड्स करेंगे, सिर्फ 12th, अरे सिर्फ क्लैट। अच्छा, बोर्ड्स। सिर्फ क्लैट कराओगे आप? जी। जी सर, 9th से नहीं कर सकते ना सर क्लैट के लिए? 9 से करना बहुत अर्ली हो जाएगा भाई, अच्छा। बहुत अर्ली हो जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत अपना 50% दे वो 9th से, तो किस बुक्स वगैरह को पढ़े, इस वजह से भी सर। नहीं, 9 से मत करिए। देखिए जकी चौहान के कुछ क्वेश्चन है, हाथ हैंड रेस किया है जकी चौहान ने। क्या है जकी चौहान के क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ फिलहाल। तो मेरा इरादा अब तक नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से नजीब सर को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं अब केस क्लेट देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, अब दूँ या बीए के बाद दूँ क्लेट? नहीं, अभी दे दीजिए, वेट सर मत करो। वो 3 ईयर का बीए के बाद होता है अभी वो? नहीं नहीं, देखिए बीए कर रहे हैं आप, अगर आपका इस बार सिलेक्शन होगा फौरन छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं डीयू से बीए कर रहे हैं, या फिर उन्होंने डीयू से बीए सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया था। बीए करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ क्लास 12 करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने क्लास 12 कर लिया है तो आप ये पेपर दे सकते हैं। आप बीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, देखिए अगर आप ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं ना, बीए, बीबीए और बीएससी, तो इनसे आपको रियल लाइफ में कोई फायदा नहीं होता, आपका प्लेसमेंट नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती आपको दुनिया में ना, आपको फिर कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ता है। तो बेहतर यही है कि अभी से तैयारी शुरू करिए और आप निकाल लीजिए, और जैसे ही आपका एडमिशन होगा फौरन छोड़ दीजिए बीए वाला जो कॉलेज। सर अब ये बैच कब से स्टार्ट होगा? ये बैच बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, कुछ दिन में शुरू हो जाएगा, सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप ग्रुप बने रहिए। तो फिर ये हमको रिकॉर्डेड लेक्चर मिला करेंगे इसके? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड देखिए, सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव मिलेगा, टेस्ट होंगे, विल गेट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। ये तो सर तब तक चलेगा जब तक क्लैट का वो एग्जाम नहीं होता। हाँ, तभी तक चलेगा मतलब। जब तक क्लैट का एग्जाम नहीं होता उस डेट तक तो चलेगा ये बैच? हाँ हाँ, और क्या, ओके सर। तो कब तक नोटिफाई कर दोगे आप? बहुत जल्दी कर देंगे, ओके सर। आप ग्रुप में बने रहिए। यस नजीब सर। ठीक है, तो फिर यूसुफ खत्म करते हैं सेशन को। और किसी का कोई डाउट है, अगर तुम आंसर करना चाहो तो बताइए, कोई कुछ और पूछना चाहता है? चलिए, तो फिर सेशन को खत्म करते हैं। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाकी जो कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स होगी, जो आप लोग इस ग्रुप में अगर होंगे, जो वेबिनार वाला हमारा ग्रुप हुआ है,
ग्रुप है, तो इसके अंदर नोटिफाई कर देंगे कि कब से हम लोगों के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, बैच कब से शुरू हो रहे हैं, सारी डिटेल इसमें शेयर कर दी जाएगी। नहीं तो अगर आप थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन के इंस्टाग्राम पे या मुझे पर्सनली फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी डिटेल जो है शेयर होगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। Thank you so much, guys. Thank you so much. Bye bye. Take care.